ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट्स ऑफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे भी देख लेना है। मैंने मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड काफी आपको बताया है कि क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड कर लेने हैं। डिफरेंस आते हैं, इनके डिफरेंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, इनके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तो जो है ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं। एक मैंने वो इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिजिंग वाले आंसर्स भी बताए थे, तो उनको भी अच्छी तरह करना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो फादर से अगर आपको शेयर्स रिसीव होते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ठीक है, अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी से आपको कोई भी शेयर्स मिलते हैं तो क्या वो चेंज हो सकते हैं? यस, वो चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक दिस, हर्षिता हैज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फार्मा लिमिटेड, शी वांट्स टू सेल 500 ऑफ दीज शेयर्स, विच मार्केट शुड ही अप्रोच? हरिका जो है उसके पास 1000 इक्विटी शेयर्स है, उसमें से वो 500 जो है सेल करना चाहती है, तो विच मार्केट ही शुड अप्रोच? एंड राइट 3 फंक्शंस ऑफ डेट मार्केट। पहले आपने मार्केट बतानी है, बताइए कौन सी मार्केट में वो अप्रोच करे, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। उसके पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं एंड 500 शी वांट टू सेल। हरी अब जल्दी बताइए, जब एक शेयर्स खरीदे हुए दोबारा बेचे जाते हैं तो वो कौन सी मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट। ध्यान रखना, अगर बोलते कि नए खरीदने हैं तो प्राइमरी हो जाता, वो कह रहे हैं नए खरीदे हुए ही पुराने बेचना चाहती है, तो यानी कि ये तो डबल दूसरी बार एंट्री हो रही है, तो यानी कि सेकेंडरी मार्केट है। तो विच मार्केट शुड ही अप्रोच? आंसर नंबर फर्स्ट है 1 मार्क का, शी शुड अप्रोच फॉर सेकेंडरी मार्केट, और वी कैन से स्टॉक एक्सचेंज। अब फंक्शंस पूछे, अब सेकेंडरी मार्केट का तो फंक्शंस है ही नहीं। सेकेंडरी मार्केट में मैंने कई बार बोला आपका टॉपिक होता है स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज ही कहते हैं, तो यह स्टॉक एक्सचेंज के आपने फंक्शंस बता देने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज राइट इश्यू ऑफ शेयर्स? हमने ये पढ़ा हुआ है राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। राइट इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब हम पब्लिकली ना ऑफर करके अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें शेयर्स ऑफर करते हैं, इन्हें राइट टू इश्यू कहते हैं। राइट टू इश्यू में होता है कि इसके लिए हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पूछना पड़ता है कि आप तो नहीं लेना चाहते, उनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है, अगर वो मना कर देते हैं तो बाहर वालों को दिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर इन दिस कनेक्शन? तो शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं? तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसके पास ये राइट है कि वो पहले उसको मिलेंगे, वो सब्सक्राइब कर पाएगा नए शेयर्स, और दूसरी इसको ऑप्शन ये है कि अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है ऑफर करे, रिजेक्ट भी कर सकता है, तो वो किसी और को दे दिए जाएंगे। तो यही बातें राइट्स में भी बतानी है कि क्या उसके दो राइट्स हैं। क्लियर? सेकंड, इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए, सेकेंडरी मार्केट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, देन व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? हम एक लाइन बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो सेकेंडरी मार्केट है वो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्म नहीं करती, तो कहते हैं फिर इसका यूज क्या है? देन व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, इसकी यूसेज क्या है, बताइए। जो सेकेंडरी मार्केट है, हम ये बात तो मानते हैं, दे डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है उसे पेमेंट जो भी रिसीव होगी सेकेंडरी मार्केट से वो थ्रू इंटरमीडिएटरी होगी, डायरेक्ट तो होती नहीं है, पहले बायर्स के थ्रू होगी, इन्वेस्टर्स ब्रोकर को पे करेगा, सिक्योरिटीज के थ्रू सेटल होगा, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये यूसेज तो इसकी है ही है, तो क्यों नहीं ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई यूसेज नहीं है, कहीं ना कहीं पैसा पहुंचता तो है,
मार्केटेबिलिटी तो होती है सिक्योरिटीज की, और जब भी हम चाहते हैं लिक्विडिटी करना, पैसे कैश में चाहिए, तो हम उनको बेच भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट की ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो कहीं ना कहीं पे करती है, मार्केट में ही घूमता है पैसा। क्लियर? सेकंड, अब इसमें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, डिस्कस। कि मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बनी हुई है, तो ये बात तो करेक्ट है ही है, डिस्कस करना है। तो यहाँ क्या पॉइंट्स बताने हैं, यहाँ एक तरह के फीचर्स बताने हैं। मनी मार्केट के हमने फीचर्स किया ना, मतलब मनी मार्केट के बारे में आपको जो भी पता है बेसिकली वो सारा आपने इसमें बता देना है। कभी भी मैंने बार बार बोला है, आपको इस टाइप की लाइन आती है डिस्कस, इसका ये मतलब नहीं है पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो, वो कुछ पूछा होगा, बार बार बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड के पेपर्स हमने चेक किए हुए हैं, हमें पता होता है, बच्चे डिस्कस का मतलब ही समझते हैं कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के दे देना इनको 4 मार्क्स का। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, डिस्कस। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि आप पैराग्राफ की फॉर्म में इसको लिखना शुरू कर दें, पॉइंट्स में लिखना है। जो भी आपको मनी मार्केट के रिलेटेड आता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है, ये 1 ईयर के लिए होते हैं, ये अनसिक्योर्ड हाईली लिक्विडिटी होती है, ये इनका पार्टिसिपेंट कौन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जितना आपको मनी मार्केट का आपने पढ़ा हुआ है, चाहे तो वो 4-5 जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मिक्स एंड मैच भी लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट्स आपको आते हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देने हैं, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखने, बार बार ये बात बताई जाती है। अब इस टाइप का भी आता है, इन टूडेज कमर्शियल वर्ल्ड द स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, डू यू एग्री, गिव 4 रीजंस इन सपोर्ट। सिंपल क्वेश्चन है कि इन कमर्शियल वर्ल्ड में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप एग्री करते हो तो आपने बोलना है यस हम एग्री करते हैं। अब वो रीजंस पूछ रहा है तो रीजंस का क्या रीजन देने हैं, फंक्शंस देने हैं यानी कि। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन जब भी आता है, मान लो ये 5 मार्क्स में दिया हुआ है, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को एक्सप्लेन करना है, जैसे सिंदर आप उस दिन पूछ रहे थे, अब सिंपल क्वेश्चन है तो ये तो कहने को आप फंक्शन है, सीधा फंक्शन नहीं शुरू करने, क्वेश्चन देखना है कि ये तो 5 नंबर में है, ये 3 नंबर में होता तो आप 3 फंक्शंस बता भी आते तब भी चल जाता, लेकिन 5 मार्क्स का है, पहले पूरा स्टॉक एक्सचेंज की जो भी आपको पता है वो बता देना, यहाँ तक कि इंडिया में कौन कौन से लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक, वो भी बता सकते हो, फिर फंक्शन शुरू कर देने। अब 1 नंबर का भी मान लो आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऊपर काफी, तो फिर 4 पॉइंट्स अगर बहुत अच्छी तरह आते हैं तो 4 बता दो, आपको लगता है थोड़ा मेरे को एक आधा अच्छी तरह नहीं आता तो 5 बताओ, ताकि आपके कवर अप हो जाए मार्क्स, फिर 5 के 5 पूरे मिलेंगे आपको इसमें, क्योंकि 1 मार्क में हमने डेफिनेशन बताई है और 5 पॉइंट्स भी बताए हैं, तो टीचर कहीं काट ही नहीं पाएगा आपके वो। और चाहे तो एंड में एक लाइन कंक्लूड कर देना, एक लाइन ही करनी होती है कंक्लूड, लिखना कुछ नहीं होता, वही ऊपर की लाइंस होती है, लेकिन जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो गुड हो जाती है और टीचर कहीं काट ही नहीं पाता आपके मार्क्स। नहीं तो फिर 3 मिलेंगे, 3.5 मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कहीं कट जाते हैं मार्क्स। हाँ जी मैम उसकी मतलब हेडिंग देंगे हम, कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन का मैं सेबी के बारे में 2 चर्चा लास्ट में लिखेंगे। और क्या, वही सेम लाइंस ही होती है, सबको पता है वही सेम लाइंस होगी। अच्छा देखिए, अब स्टॉक एक्सचेंज या सेबी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, टू प्रमोट, ये काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन, टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी वाज सेट अप। With reference to this statement, explain the objectives of SEBI. अब इसमें क्या बताना है, पहले उन्होंने ऊपर बताया है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का सेटअप हुआ। अब इस स्टेटमेंट को रेफरेंस करते हुए ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी बताइए, तो पहले सारे ऑब्जेक्टिव्स बता देने हैं, फिर तीनों फंक्शंस थोड़े थोड़े बता देने हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फंक्शंस तो वैसे ही एक एक लाइन है, देखी होगी आपने, उसके कोई आगे पॉइंट नहीं है, कोई इतनी डिटेल नहीं है, कहीं भी बुक्स में देख लो एक एक लाइन में फंक्शंस दिए हुए हैं। तो रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव तीनों टाइप के आपने फंक्शंस वहां एक्सप्लेन कर दिए और बहुत इजी वे में हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब इसमें इस टाइप का भी आता है, एन इंडिविजुअल्स कैन ट्रेड इन सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डू यू एग्री, गिव रीजन। क्या एक इंडिविजुअल भी स्टॉक एक्सचेंज में कर सकता है? डू यू एग्री, तो गिव रीजंस दे दीजिए। तो आपने पूरा बताना है, चाहे ब्रोकर हो चाहे इंडिविजुअल हो, दे कैन ट्रेड द सिक्योरिटीज, पर कोई कौन सी, विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी कंपनी देती है वो अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट है, उसको स्टॉक एक्सचेंज को बता देती है। फिर थोड़ा सा बता देना अपने प्रोसीजर कि कंपनी को, मान लो मेरी कंपनी है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जाना है कि मेरे शेयर्स ले लो, तो मैं क्या करूंगी? कंपनी पहले अपना स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टेड करवाएगी कि ये देखो ये मेरे शेयर्स हैं। फिर जो भी सिक्योरिटीज है वो मैं बताऊंगी कि मैंने कैश बेसिस पे देनी है या अदर बेसिस पे देनी है। ठीक है, एक बदला सिस्टम भी होता है, मैंने बताया भी था। फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, अमाउंट कैसे लेना है, फोर्थ नाइटली लेना है, मंथली लेना है, ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, और उसी के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट जो है हमारी कंपनी इशू करेगी। ठीक है ना, तो ये सब होता है। ये 1 मार्क के काफी क्वेश्चन आते हैं। राइट इशू क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड क्या है, पार्टिसिपेंट कौन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। पे इन पे आउट डे क्या है, व्हाट वाज द रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, कैन इन्वेस्टर ट्रेड इन कंपनी सिक्योरिटीज एट स्टॉक एक्सचेंज, क्या कोई भी इन्वेस्टर ट्रेड इन एनी कंपनी सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज कर सकता है, बताइए। कैन एनी इन्वेस्टर ट्रेड इन एनी कंपनी सिक्योरिटीज एट स्टॉक एक्सचेंज। मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कोई भी कंपनी में के जाके शेयर्स खरीद सकती हूँ, बताइए, यस और नो। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप कोई भी कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हम वही कंपनीज को कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर नो होगा इसका। वाई ट्रेजरी बिल्स आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। ट्रेजरी बिल में एक लाइन लिखवाई थी ना, जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्यों वो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। ठीक है, वो इशूड होते हैं एट द प्राइस लेस देन पार वैल्यू, और रिडीम किस पे होते हैं? पार वैल्यू पे होते हैं। और जो भी जो इनका डिफरेंस होता है उसे आप इंटरेस्ट अमाउंट ही कहते हो, इसलिए इसके लिए अलग से जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इससे अलग से इंटरेस्ट नहीं दिया होता। What settlement system does the equity spot market follow? कौन सा सेटलमेंट सिस्टम है? बताया था मैंने, T+4 है या T+2? T+2। ये कभी पूछे सेटलमेंट सिस्टम क्या है तो T+2 है। T+2 मीन्स ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इज सेटल विद इन 2 days। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शंस हुई है ट्रेडिंग में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वो सेटल कब होगी? विद इन द 2 days ऑफ ट्रेड डे। ट्रेड डे मतलब जिस दिन हुआ है टी, ट्रेड डे प्लस 2 दिन की अंदर अंदर। T+2 का मतलब है, टी मतलब ट्रेड डे, जिस दिन वो हुई थी, और उसके अंदर 2-2 दिन का टाइम दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक अ कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड एंड रेज फंड्स बाय इशू शेयर्स टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स नोन टू देम क्लोजली एंड नॉट गोइंग टू बी द पब्लिक इशू। ध्यान से लाइन सुननी है। कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड एंड रेज फंड्स बाय इशू शेयर्स टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। कंपनी अपने शेयर जो है उसे एक्सपैंड करना चाहती है और रेस करना चाहती है, पर उसके लिए वो किसको सिलेक्ट कर रही है? कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रही है, एंड नॉट गोइंग टू पब्लिक इशू, पब्लिकली नहीं कर रही, कुछ इंडिविजुअल्स को दे रही है। तो वो कौन सा मेथड होता है फ्लोटिंग का? बताइए, नेम द मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। आपने अलग अलग मेथड्स किए हैं ना, जब हम कुछ इंडिविजुअल्स को देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं?
आपने मेथड की है ना, ऑफर फॉर सेल, आईपीओज, प्रोस्पेक्टस, ये वाले अलग अलग। ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगी। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, आप प्राइवेट एजेंसीज या इंडिविजुअल्स को कह देते हो, वो हमारे शेयर्स देते हैं, ठीक है। पब्लिक को ऑफर नहीं करते, यहाँ लिखा है टू सेलेक्ट इंडिविजुअल, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट का है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट वैल्यूज मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ऐसा क्यों है कि वो इंडिविजुअल्स को दे देते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं, ताकि जो इशू है उनका, जो भी वो इशू करेंगे वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ से कि वो चाहते हैं उनका सारा काम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहे। अब इसमें रिलेटेड ये भी आता है व्हाट वैल्यूज डू यू थिंक अ ब्रोकर मस्ट हैव। एक ब्रोकर के पास क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए जब वो ये सारी ट्रांजेक्शन्स करवाता है हमारी। एक तो उसपे हमारे को ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट करके ही हम उसकी बात मानते हैं। सिंसियरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, लॉयल्टी होनी चाहिए। ये सारी चीजें ब्रोकर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो धोखा देगा तो फिर सेबी को बता दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। मिस्टर एक्स है, डायरेक्टर है XYZ कंपनी का। ही न्यू डेट बोनस शेयर आज टू बी अनाउंस, ये कई बार मैंने बताया क्वेश्चन। उसे पता है बोनस अनाउंस होना है नेक्स्ट मीटिंग में, और उसने पता चल गया बोनस अनाउंस होगा तो प्राइजेस राइज होंगे, तो उसने 10,000 जो शेयर्स है वो परचेज कर लिए। बाय द एंड ऑफ द फ्यू वीक्स द प्राइस इंक्रीज बाय 9, और उसने अपने शेयर्स बेच दिए विथ ह्यूज प्रॉफिट्स। नेम द माल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एक्स। एक्स ने कौन सी माल प्रैक्टिसेस करी? मैंने दो चीजें बताई थी, प्राइस रीजिंग, प्राइस बढ़ा देते हैं जहाँ, इसने भी यहाँ प्राइजेस नहीं बढ़ाए, यहाँ इसने इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन एक तरह की वो करी है, तो स्पेकुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो उसने कौन सी माल प्रैक्टिसेस की है या स्पेकुलेशन किया। और यहाँ उसने कौन सी वैल्यूज लैक कर दी, मतलब कौन सी वैल्यूज खो गई। एक तो ऑनेस्टी नहीं रखी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी नहीं रखी, तो आप कुछ भी बता सकते हो। क्लियर? इस टाइप की केस स्टडीज आती है। स्टॉक एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की। स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी मार्केट को फैसिलेट करता है, हेल्प करता है, फाइनेंस करता है, लिक्विडिटी देता है और सेफ्टी करता है। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अब ये पैराग्राफ दिया हुआ था, इसमें बोला स्टेट टू फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो आप दो फंक्शंस बता दोगे। फिर साथ ही पूछा नेम द वैल्यूज विच स्टॉक एक्सचेंज मस्ट फुलफिल। अब स्टॉक एक्सचेंज की भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब उनको भी कुछ फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोवाइड इक्वल एक्सेस, मतलब इक्वालिटी रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज में, सेफ्टी होनी चाहिए, फेयर डीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज की भी क्वालिटीज, वैल्यूज बताई गई है। तो ये वैल्यू बेस्ड जब क्वेश्चन आए तो इस टाइप का करते हैं, ठीक है। नाम वही होते हैं, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये दो चार नेम्स आपको पता हो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेबी और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि हर बार घूम फिर के इन पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो प्लीज इन टॉपिक्स को टिप्स पे कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई टॉपिक समझना है तो पूछिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। आवाज बेटा कट रही है आपकी, बहुत ज्यादा कट रही है। लिख के बता दीजिए मुझे चैट में, आवाज नहीं क्लियर आ रही है तो रिपीट कीजिए क्या बोल रहे हो। बिल्कुल भी आ नहीं रही क्लियर। किसी और को समझ आ रही है तो पूछ लीजिए। आपकी वॉइस ना वो डिस्टॉर्ट होके आ रही है मेरे पास। हमने याद है एक सैंपल पेपर किया था अपना CBSE वाला जो, ठीक है ना,
उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, क्यों? क्योंकि वो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। उसमें भी आप अगर सैंपल पेपर आपके पास होगा तो आप उसमें देखना, क्वेश्चन नंबर था आई थिंक 13th क्वेश्चन, बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ था और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस थे। इस बार के पैटर्न में ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना? बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसमें भी क्वेश्चंस थे कि उन्होंने एक कंपनी बताई थी, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है? उन्होंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किए थे तो उससे रिलेटेड था। तो आइडेंटिफाई करना था मेथड्स, और आप वो क्वेश्चंस करके देखना, नहीं तो मैं कल सैंपल पेपर से एक बार वो भी करवा दूंगी। अब इसमें सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन जो था आपका 3 मार्क्स रिलेटेड, ये भी था, स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के डेवलपमेंट फंक्शंस बता दो, और करके आया हुआ था 3 मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बता दो। तो जो 3 आपने कोई भी पढ़े हुए हैं, चाहे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, काफी है, आपको पता है, तो इनमें से भी कोई आप बता सकते हो। बिल्कुल सिंपल, देखो इस सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से रिलेटेड, एक केस स्टडी की फॉर्म में था और बाकी ऐसे थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। कंपीट विद ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, दे फंक्शन इंडिपेंडेंट और कंट्रोल ईच अदर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एक दूसरे से compete करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देती है, एक दूसरे को कंट्रोल करती है, या इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं? तो आंसर इज अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके, ठीक है ना? उनका अपना फंक्शन काम है, इनका अपना काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में इनका कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड काम होता है। उनका वर्क इंडिपेंडेंट है, उनका भी वर्क इंडिपेंडेंट है। इसी में एक 25 क्वेश्चन था हमारा, शायद केस स्टडी हम कर रहे थे। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वांट्स टू upgrades plants and machinery by making public issue of shares. They wish to approach stock exchange, but finance manager ने उन्हें कहा कि न्यू मार्केट में जाओ, ठीक है ना? स्टॉक एक्सचेंज की बजाय प्राइमरी मार्केट में जाओ। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो प्राइमरी मार्केट के मेथड्स बताने हैं, वो प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है?